सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से जमात इस्लामी के 14 रोज़ से जारी धरने को मौखर करने का ऐलान कर दिया गया है। हमने देखा 2 हफ्ते पहले ये धरना शुरू हुआ और जो मुतालबात थे इस धरने के ज़रिए जो हाफिज़ साहब ने पूरे पाकिस्तान के सामने और हुकूमत के सामने रखे, वो हर एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी कि बिजली को सस्ता किया जाए, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए, तनख्वाहों पर से जो टैक्स है उसकी शरह को ज़रा बैलेंस किया जाए, इतना ज़्यादा बोझ एक आम तनख्वाहदार शख्स पर नहीं डाला जाए, महंगाई में कमी की जाए। वो तमाम मुतालबात हैं जो कि हर पाकिस्तानी चाहता है। हुकूमती कमेटी बनी, मुज़ाकरात के दौर चले, 2-3 ये दौर हुए और गुज़िश्ता रात जब अता तारड़ और मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर पहुँचे तो फिर आप ये समझें कि एग्रीमेंट हो गया। फिर कुछ ऐलानात हुकूमत की जानिब से कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई और फिर इस धरने को मौखर करने का ऐलान किया गया। अब ये ज़रूर कहा हाफिज़ साहब ने कि इसको हम मौखर करने जा रहे हैं, अभी इसको हम ख़त्म नहीं करने जा रहे। लेकिन जब 2 रोज़ पहले कंटेनर में मौजूद थे हाफिज़ साहब के साथ धरने के मकाम पर और उनसे गुफ्तगू हुई थी कि वो कब अपने इस धरने को ख़त्म करेंगे या ये सिलसिला जो कि गुज़िश्ता उस वक्त तक 11 रोज़ से जारी था, आज ये 14 रोज़ इसको हो चुके हैं, कब ये सिलसिला ख़त्म होगा। तो उन्होंने क्या कहा था, ज़रा सुन लीजिए। अपने 7 मुतालबात की मंजूरी तो बैठे रहेंगे, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नहीं, देखें सीधी बात है, इसमें या तो वो साबित करने की ये नहीं हो सकता तो हम चिन्ह बात कर लेंगे उनसे। अच्छा, जब वो साबित नहीं कर सकते तो फिर तो मानना पड़ेगा। और वहाँ आप अच्छा, और ऐलानात से नहीं जाएंगे। अच्छा, इक़दामात से, अमली इक़दामात, मतलब कमेटीज फॉर्म हो जाएं या इससे बढ़कर कुछ रोड मैप बनेगा ना और काम शुरू हो जाए। तो हाफिज़ साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि अमली इक़दामात से जाएंगे, सिर्फ कमेटी की फॉर्मेशन से नहीं जाएंगे। तो अभी कोई अमली इक़दामात तो हमें होते नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर इस धरने को मौखर करने का ऐलान क्यों किया गया है और जो जमात इस्लामी के अपने ये 7 बुनियादी मुतालबात थे, इस पर इस वक्त हुकूमत के पास कितना मार्जिन या स्पेस है कि इस पर अमल दरामद कर सके, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फरासत अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया फरासत साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शुक्रिया बुलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम सर। अब हाफिज़ साहब ये कह रहे हैं कि जब तक अमली तौर पर इक़दाम नज़र नहीं आएंगे उस वक्त तक ये धरना नहीं ख़त्म होगा। तो ये जो अभी मौखर हुआ है, ये कितने टाइम के लिए मौखर हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या हुकूमत की इंटेंशन और विल पर हाफिज़ साहब ने यकीन कर लिया? आपके जवाब में आपके सवाल का जवाब है और जो हाफिज़ साहब का कमेंट आपने भी किया, उन्होंने कहा था कि जब तक एक रोड मैप हमें नहीं मिलेगा। रोड मैप हमें मिल गया है और रोड मैप देने में ही कुछ थोड़ी सी पसोपेश थी पहली 4 मीटिंग्स में, लेकिन कल की तकरीर अगर आपने सुनी हो हाफिज़ साहब की, उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया था कि अब हम नहीं जा रहे मुज़ाकरात के लिए, उनको आना है यहाँ पे और जब वो आएंगे तो शायद ये आखिरी मुज़ाकरात होंगे। अगर इसमें कामयाबी नहीं हुई, जो उनकी पसोपेश थी वो अगर नहीं ख़त्म होती तो फिर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और फिर जो भी राह हमें लेनी होगी वो लेंगे। बिल्कुल वजाहत से ही बात कह दी थी। और जब हमारे मुज़ाकरात वहाँ पे शुरू हुए, पीछे कंटेनर में ही वो तशरीफ़ लाए इंटीरियर मिनिस्टर और अता तारड़ साहब दोनों, तो बात शुरू हुई और जाहिर है कि उनकी एक पोजीशन थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ें कुछ रिजॉल्व होती चली गई। ग्रेड रोड मैप एक टाइम लाइन और हर एक चीज़ की, देयर इज़ नो ओपन एंडेड थिंग, ठीक है ना। हर एक को बाउंड किया हुआ है, उसकी जो TORs हैं हर एक के सेपरेटली वो सारे उसके अंदर लिखे हैं, बहुत डिटेल है। मैं सारी डिटेल अब आपको दे नहीं सकता, शायद आपको अभी तक इसकी कॉपी मिल गई हो या नहीं। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल था। हमने उसको वी मेड श्योर कि कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए और उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को कंफर्म करके अपने दीगर लोगों के साथ जिनसे भी उन्होंने कंसल्टेशन करनी थी फ्रॉम देयर, वहीं बैठे बैठे उस करने के बाद 2-2.5 घंटे की इस मीटिंग के अंदर वो सब कुछ तय हुआ और तय होने के बाद फिर उसका ऐलान उन्होंने वहाँ पे किया। उसका ऐलान करने के बाद हाफिज़ साहब ने फिर भी ये बात वेरी क्लियरली कह दी कि ये जो चीज़ें तय हुई हैं इसकी हिफाजत हम अपने धरनों और अपने जलसों से और अपने दीगर जो प्रोग्राम हैं उससे हम करते रहेंगे। और वो टाइम लाइन जो इतनी बड़ी नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन ए मंथ। और उस मंथ के अंदर भी जो उसकी निगरानी होगी, एक तो बाहर से निगरानी होगी जो इन तरीक़ों से की जाएगी, दूसरी उसकी निगरानी इस तरह होगी, वो भी मेकैनिज़म लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो कमेटी है, जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे टास्क के लिए, उसकी हमारे साथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव जमात इस्लामी की तरफ से होंगे उसके साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होंगी ताकि इसकी प्रोग्रेस को इंश्योर कराया जा सके। और अगर प्रोग्रेस होती हुई हमें नज़र नहीं आएगी तो इसी तरह जो है वो नवारा तल्ख तरमीज़न जो ज़ौक़ नग़मा कामयाबी,
अगर नहीं होगा तो फिर वो और बढ़ फैसल, अब जाएगी। इसका गारंटर कौन है? इटसेल्फ हुकूमत और जमात इस्लामी ही इसको गारंटी कर रहे हैं कि हाँ इस पर अमल दरामद भी होगा, या कोई तीसरा फरीक ऐसा है कि जिसने गारंटी ली हो कि हाँ जी हुकूमत आपसे वादा कर रही है तो अपना वादा पूरा भी करेगी? नहीं, हम देखें ना, हुकूमत के एक बहुत अहम वज़रा वहाँ पे मौजूद थे और डेफिनेटली उन्होंने ये बात कंफर्म की थी, और कि ये वज़ीर आज़म की आशीर्वाद से और उनके उन कंसेंसस से और उनकी हिदायत के मुताबिक ही ये सब कुछ हो रहा है। और फिर वो और जिनसे हिदायत लेना चाहते हैं या जिनसे वो मशवरा करना चाहते हैं उन्होंने किया। ये सवाल इसलिए उभर रहा है कि जब तक तारिक फजल चौधरी साहब बता तारड़ साहब के साथ आ रहे थे उस वक्त तक के मामला नहीं बन पा रहे थे। कल मोहसिन नकवी साहब आए और उनके ज़ाहिर बड़ी उनके बारे में बातें की जाती हैं कि जी उनको 2-3 मिनिस्ट्रीज़ भी दी हुई हैं, फिर वो सेनेटर भी हैं, फिर वो PCB के चेयरमैन भी हैं, तो एक बड़ा ख़ास अंदाज से उनको उन पर एक नज़र करम है। एक वजन है उनका, ये बात ठीक है, ये हर एक परसेप्शन गलत नहीं है। और ये लेकिन वो इससे पहली मीटिंग में भी मौजूद थे, सिर्फ इसमें नहीं, इससे पहले वाली मीटिंग में भी मौजूद थे, फुली मौजूद थे वो, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। कल की मीटिंग में ही जाके चीज़ें क्लियर हुई, जैसे वो पसोपेश वो कर रहे थे, क्योंकि हमने फिर एक स्टैंड ले लिया था, हमने कहा कि ये तो हम किए बगैर जाएंगे नहीं, वी कैन नॉट लीव द थिंग्स ओपन एंडेड। और इसमें अब इसके आप डिटेल देखें ना तो कोई ऐसी चीज़ें इसके अंदर अप्रूव हुई हैं जिसका पहले कोई तसव्वुर पाकिस्तान में था। मिसाल के तौर पर जागीरदारों पर टैक्स लगाने के लिए हुकूमत ने आमादगी ज़ाहिर की है कि गो के ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है बट वी विल इंगेज दैम, और उसको हमने बताया और उनसे जब बात हो रही थी कि भाई वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंसेस को इंगेज कीजिए, वो इतने कम पैसे अगर इस मद में जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उसमें जमा करते हैं, वो क्यों करते हैं? इतने बड़े बड़े जागीरदार हैं जिनकी ज़मीनें जो हैं वो जद्दी पुश्ती अंग्रेज़ों के ज़माने की कुछ दी हुई वो चल रही हैं, तो उसके ऊपर क्या इनकम टैक्स उनके लाइफ स्टाइल तो देखें और उसके साथ एक कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास के लाइफ स्टाइल का, तो वो हायर मिडिल क्लास या अपर क्लास के अंदर चला जाता है। तो वो उन्होंने कहा कि जो उसके ऊपर टैक्सेस है उस पर उन्होंने एग्रीमेंट किया और लिखी गई ये शर्त कि वो सूबों को एंगेज करेंगे और इस मेकैनिज़म को, और जाहिर है कि सूबों के साथ उनका लेन देन होता है, NFC अवार्ड एंड ऑल अदर थिंग्स, somehow a mechanism have to be developed। लेकिन ये बहस तो शुरू हुई, ये बात तो शुरू हुई, वरना वो पूरी क्लास जो है वो टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर थी, उनके बारे में कोई बात नहीं किया। एंड यू नो द रीजंस कि ये जो फ्यूडल्स हैं दे आर जो क्या एक टर्म बड़ी यूज़ की जाती है ना, विनर्स, जो पोटेंशियल विनर्स होते हैं, क्या उसके पिछले PTI ने भी उनको बड़ा सराहा था कि जी उसके बगैर हम जीत नहीं सकते, इलेक्टेबल्स उनको कहते हैं। तो ये सारे वही लोग हैं तो जो कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी मुस्लिम लीग में होते हैं, कभी PTI में होते हैं। इन पर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन ये विद इन अ मंथ हो जाएगी, जो एक टाइमलाइन? नहीं, ये इसकी वजाहत के साथ वो जो जिसकी टाइमलाइन है वो मैं बता दूंगा जिस तरह है। देखिए टाइमलाइंस के अंदर जो चीज़ें बिल्कुल ही बाइंड की हुई है ना, उसके अंदर पहली बात तो ये जो सबसे पहले और अहम मुतालबा हमारा था वो ये था कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। उसके लिए जो कमेटी का नोटिफिकेशन है वो वज़ीर आज़म ने करना है, और उस नोटिफिकेशन के 1 महीने के अंदर they have to find a way and we will help them। हम और उनके ये साथ कितने फीसद या फी यूनिट कितने रुपए कम हो? ये एग्जैक्टली तयन नहीं किया गया, लेकिन ये कि इसके लिए उनको फिजिकल स्पेस जिसकी वो बात करें कि हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमने बता दिया उनको कि ये तरीके। लेकिन ये तो आपने गवर्नमेंट को एक वे आउट नहीं दे दिया कि वो बहुत माइनर सा चेंज ला के आपसे कहें कि जी देखें हमने तो ये इसमें कमी कर दी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके भी समझ में आती है। असल में उनका मसला सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, उनका मसला पाकिस्तानी अवाम है। उनके मसले बहुत गंभीर हैं, उनको अगर समझ में आ जाए। क्योंकि एक दफ़ा आप देखें ना, हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर फ़र्ज़ करें कि ये कॉल दे दी जाए कि अब क्योंकि हुकूमत इस पर कुछ इक़दाम नहीं कर रही है खातिर ख़्वाह, तो हम अब पब्लिक को ये कहते हैं कि वो अपने बिल्स ना दें। आपका क्या ख्याल है कि क्या रिस्पॉन्स होगा? बहुत से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होगा। उसकी वजह है कि बहुत से लोग तो इस काबिल ही नहीं, वो कहेंगे चलो अब और भी हमारे साथ मिल गए, तो हम तो वैसे ही हम ज़िंदगी हार चुके थे, तो हम ये करेंगे। तो खुदा न खास्ता कोई वैसी सिचुएशंस ना पैदा हो जाए जो हमने देखा इस रीजन के अंदर कई जगहों पे हुई हैं, पिछले दिनों में हुई हैं, अभी बहुत हाल में ही हुई है। तो ऐसी कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये उनके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर ऐसा ना करें कि ये कोई आई वॉश से काम नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी सब्सटेंशियल, जो नज़र आए कि ये चीज़ कम हुई है बिलों के अंदर। एक तो ये बात थी, इसके ऊपर 1 महीने के लिए कमेटी बनेगी जिसमें हम भी उसके साथ उसका रिव्यू करते हैं। इसी में एक सब क्वेश्चन ये भी कि अपनी क्या रिसर्च और तैयारी थी कि आप लोगों के मुताबिक कितनी कमी एक्सपेक्टेड है या कितना फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास मौजूद है? देखिए उसमें उसकी एक बहुत ही अहम बात है जो हमने उसको मनवाया और उसके अंदर लिखवाया है। उस पर काफ़ी बहस हुई, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। क्या है वो देखिए, और उसकी तो एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं वो तो कल से आने शुरू हो जाने चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। एक पॉइंट उसके अंदर जो सेकंड अहम पॉइंट था वो IPP से मुतालिक,
कि IPPs को रिविजिट किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके यानी उसकी वोकैबुलरी के अंदर इधर, लेकिन जांच पड़ताल और रिविजिट या रिव्यू करने के नतीजे में जो चीज़ें सामने आएंगी और उसकी इस्लाह से जो कुछ भी पैसा बचेगा वहाँ से, दैट विल बी डायरेक्टली proportional to the relief given in the electric bills, पावर की बिल्स। 150 बिलियन जो उस मद में जा रहा है उसमें मैक्सिमम कितना ये गवर्नमेंट सेव कर सकती है? मिसाल के मैं आपको वही कह रहा था ना, कल से कैसे होना चाहिए, चले कल नहीं कहता, कुछ दिनों में हो जाना चाहिए। अभी कल ही आया ना रात को बयान, इसके फ़ौरन बाद आ गया है। और हमारी बातचीत तो काफ़ी दिन से चल रही थी, वो टास्क फोर्स भी बन गई थी, उसके TORs भी तय हो गए थे। अब उसका पहला वो आ गया कि जी हम आई डोंट रिमेंबर कितने 11 या 12 जो हैं IPPs उसके साथ उसको हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, और 4 को तो बंद कर रहे हैं, 6 को उसमें आके खत्म कर रहे हैं और 9 को फिर मरहलावार खत्म। लेकिन उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन या अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है कि वो एक ऑफिशियल लेवल पर, ऑफिशियल नोट पर वो आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ओवैस लगारी साहब आए और उसको अनाउंस करें। इसीलिए मैंने कहा कि एक दिन तो मैंने ऐसे ही कहते हैं, लेकिन चंद दिनों में ये हो जाना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो इतने तो पैसे बच गए ना। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिस शुड डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू द रिडक्शन। ये जो बिल्स हैं उसके अंदर कमी के अंदर फ़ौरन आ जाना चाहिए इसका ये पार्ट। ये नहीं इंतज़ार करें कि सारे IPP के मसाइल ख़त्म होंगे, फिर जब वो क्या कहते हैं राधा नाचेगी, जब वो नहीं, लेकिन ये जितना भी उनकी सेविंग हुई है इट शुड बी गिवन टू द पीपल। डेस्परेट सिचुएशन है, देखें ज़रा, इसका ख्याल करें। और इसको उन्होंने माना है, बिलाखिर हमने इसको मनवाया है, और वो मानने के बाद उन्होंने इस पर साइन किए। अब हम देखेंगे कि इसको, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि हम इसकी रखवाली करेंगे, और रखवाली से आपको पता है कि किस तरीके से होती है, स्ट्रीट पे भी होती है, मीटिंग्स में भी होती है, दोनों तरीके। और जब इसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा, या जो छानबीन, वो लफ्ज़ जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जब आगे बढ़ेगा सिलसिला, और इसमें ये बात साबित होती है कि जी माजी में महंगे दामों ये लगाए गए, इंटेंशनली लगाए गए, यानी एक अगर मेल प्रैक्टिस किसी गवर्नमेंट की या किसी मुतल्लिका इदारे की साबित हो जाती है, तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन प्रपोज आप लोगों ने किया है कि, या फिर बस वो आगे बढ़ना है, वो माजी में मिट्टी डाल देनी है? देखिए, हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं ना। एक तो यही कि माजी में क्या हुआ, और माजी में क्या हुआ और किस किस ने किया। उसमें से जिसको हम ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं तो अपने ही लोग हैं ना, जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, जो ये इन इदारों में थे, जो उसकी अप्रूवल दे रहे थे, जो ये एग्रीमेंट्स बना रहे थे, जिसके फ्लॉज हमें नज़र आ रहे हैं। वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि इसमें एग्जिट क्लॉज नहीं है, इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है कि नहीं है, पता नहीं। भी माहदे तो हमने देखे नहीं, हमने कहा एक हमें भी दे दें, हम देख के आपको बता दें कि इसमें किस तरह हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया के अंदर जिसमें रीनिगोशिएट नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक ने इनको कहा है कि आपके माहदे रीनिगोशिएट होने चाहिए, उनकी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपके ये माहदे, इसके अंदर फ्लॉज हैं, हालात बदल गए हैं, इसको रिविजिट होना चाहिए और उसकी रीनेगोशिएट होना चाहिए। रीनेगोशिएशन दुनिया भर में होता है, उसके नतीजे में जो हल निकलता है, ये भी रिसर्च ने साबित किया है कि उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो ज़्यादा बेहतर और स्मूथ चलते हैं। ज़ाहिर है एक फरीक के साथ ज़्यादती हो रही है, वो तो फिर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ज़्यादती हो रही है तो पैसे नहीं देंगे, कुछ करेंगे। उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो बिजली पैदा कुछ कर, तो इसलिए एक विन विन सिचुएशन को तलाश किया जाना चाहिए ये। और लेकिन साथ में जो कल्प्रिट्स से जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़े किए, जो मेरी नज़र में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस है जिसके अंदर मुल्क फंसा हुआ है इस वक्त। और आप हज़ारों बिलियन रुपए जो है उनको बस दिए जा रहे हैं और उसकी कोई छानबीन नहीं है। अच्छा, एक ये हो गई। दूसरी जो फौरी तौर पे चीज़ें करने की है उसके बारे में भी हमने उनको ड्यूरिंग द डिस्कशंस बताया कि ये स्टेप्स तो आप करें। मिसाल के तौर पे अगर उनकी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस जो फीस है उसके जो हम नेपरा अप्रूव करते जाता है हर साल, उसको चेक तो करें कि वो क्या दे रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें इनको दी जा रही हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसका कोई होने नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे कि डीज़ल का हमने मना कर दिया कि जी डीज़ल के ऊपर प्लांट नहीं चलेगा, लेकिन डीज़ल की स्टोरेज के पैसे हम अभी भी देते हैं कंपनीज को। वो क्यों देते हैं? हमारे इदारे अप्रूव करते हैं ना। तो ये चीज़ें जो हैं इसको तो फौरी तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के जो लॉसेस हैं उस तरफ भी थोड़ी आपने तवज्जो दिलाई, या उसका भी कोई एक रोड मैप आपने? हमने एक बहुत अच्छा, हमारे अमीर अजीम साहब जो हमारी कमेटी के अंदर थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा वो एक तजवीज़ पेश की। ओवैस लगारी साहब को मैंने भी उनकी मौजूदगी में बताया, उसमें कुछ इजाफा करते रहे। उन्होंने क्या बताया था ये कि जी देखें, प्यासे को कुएँ के पास ले जाएँ, कुएँ को प्यासे के पास लाएँ। उसमें ये होगा कि वो जो बीच का है ना,
यानी आपका जो वो कहते हैं ट्रांसमिशन हमारे इतने एफिशिएंट ही नहीं है, इतना वो लोड ही नहीं ले सकता कि इतनी हम सारी बिजली जितनी पैदा कर सकते हैं वो पैदा कर दें तो लोड सेंटर्स तक चली जाए। ये जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल ये प्रॉब्लम भी इसी वजह से कि उन्होंने प्लान नहीं किया प्रॉपरली चीज़ों को। लेकिन अब जब ये प्रॉब्लम है तो हमने कहा इसका एक सोल्यूशन ये है कि जिस जगह के ऊपर IPP लगी हुई है, आप इंडस्ट्री का कोई सेंटर वहाँ पे, मिसाल के तौर पे कोई इंडस्ट्रियल स्टेट या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द प्लांट इज, वो कितनी कैपेसिटी का प्लांट है, उसकी बिल्कुल करीब में लगा दें प्लांट। जो लोग इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्रियल से कहें कि आप अपनी केबल बिछा लें और ले जाएं यहाँ से, हम नहीं लगाते। दे विल बी हैप्पी टू डू दैट। और उसमें आप ये जो IPP वाले इनको भी बुलाएं और इनको बल्कि प्रेफरेंस दे के भाई दीज आर प्रेफर्ड JV पार्टनर्स और व्हाटएवर। और इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उससे यूनिट रेट में भी कमी आ सकती है। यूनिट रेट में भी कमी आएगी और फिर आपकी जो व्हील चलना शुरू करेगा ना, जब इंडस्ट्री चलेगी तो व्हील चलेगा, आपकी इकोनॉमी का जॉब्स क्रिएट होंगी। अच्छा, उसको वहाँ ले जाएं। और दूसरा तरीका जो है वो मैंने, क्योंकि आई एम फ्रॉम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, हम ये काम करते रहते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर कि जब हमने फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गैस का एक जगह पे, और गैस वहाँ से ज़ाहिर है कि एक लिमिट होती है, कुछ साल के बाद उस वेल से ख़त्म हो गई, तो उस प्लांट को हम निकाल के किसी और जगह लगा देते हैं, वहाँ पे उसे इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। पावर प्लांट को निकाल के दूसरी जगह लगाना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता, दुनिया के अंदर ये भी होता है। तो आप पूरे पावर प्लांट के ले जाके किसी लगा दें, गदूना मज़ाई के पास लगा दें, दाबे जी में लगा, जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है वहाँ पे लगा दें। उनको कहें कि जी कोई ज़रूरत नहीं ट्रांसमिशन की, जस्ट गेट इट फ्रॉम है। ये तो बिल्कुल ही अच्छे सॉल्यूशंस हैं ट्रांसमिशन के बारे में। क्योंकि आपका बड़ा साउंड बैकग्राउंड ऑयल एंड गैस का है, तो ये जो अब ऑयल प्राइसेस में आप लोगों ने जो कमी तजवीज़ की है कि पेट्रोलियम लेवी को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, ये तो कोई 60-70 रुपये पर लीटर बनती है। और IMF की तरफ से भी कोई ना कोई बाइंडिंग ज़रूर होगी इन पर कि ये लेवी आपको रखनी है ताकि आप वो पूरे साल का अपना अमाउंट जनरेट कर सकें रेवेन्यू की मद में। उसको कैसे गवर्नमेंट इस वक्त कर्टेल करेगी? ये हाफ करेगी, बिल्कुल ख़त्म करेगी? क्या एग्रीमेंट हुआ उसमें? देखिए, पेट्रोलियम लेवी के हिसाब से क्योंकि ओवर द ईयर्स ये चीज़ें होती रही हैं और आप हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाई थी, कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तो उन्होंने हटा लिए, विड्रॉ कर लिए। अलबत्ता ये बात उनको कही, देयर आर सर्टन फ्यूल्स, आप पेट्रोल को ही ना देखें ना, आपकी जो रूरल पूरी पॉपुलेशन है जहाँ पे बलूचिस्तान से, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे तो गैस भी नहीं है। तो ये बड़ा बलूचिस्तान का वो है ना कि बलूचिस्तान से गैस निकली है, बलूचिस्तान में गैस नहीं है, ये कंप्लेन करते हैं। इसके भी सोल्यूशंस हैं, वी हैव गिवन दिस सोल्यूशंस आल्सो। इस मीटिंग्स में नहीं, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें यह है कि जो इस्तेमाल होती है वहाँ पे जो ईंधन, वो है LPG। LPG is already a very expensive fuel। आप उस पर लेवी क्यों लगाते हैं? और उसका कंज्यूमर कौन है? वो रूरल के अंदर जो गरीब गुरबा ये थोड़ी सी LPG लगा के अपना गुजारा करते हैं, सख्त सर्दी के कलात की जैसी जगहों के ऊपर वो गुजारा करते हैं। उसके ऊपर तो ख़त्म करें, उसकी प्राइस को कंट्रोल करें, ये हमने उनसे कहा है। लेकिन ये कि उसके ऊपर ऐसे आई शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि उसके ऊपर ऐसा कोई क्लियर वो नहीं। एक हमारी तरफ से प्रपोजल है, उसको जितनी गुड फेथ में सिंसियरिटी से वो देखते हैं। यानी भी आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि ये फ्यूल प्राइसेस में एक्चुअल कितनी कमी पर लीटर या पर केजी होने वाली है? नहीं, इसको तो हम नहीं बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली आपको नहीं कह सकते। डिपेंड्स ऑन हाउ दे टेक इट। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास कितनी है, फिस्कल स्पेस मौजूद है कि वो? देखिए, जब ये हर चीज़ के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिसके पीछे ये इन पना देखते हैं कि ये कि फिस्कल स्पेस नहीं है, दूसरे ये कि IMF क्या कहेगा, तीसरे अब ये भी थी, एक हमने मशवरा दिया कि ये तो स्टेट बैंक का मामला है, हम उसको देख नहीं सकते, इट इज़ देयर जॉब, एज इफ़ दे हैव टेकन, यू नो, स्टेट बैंक को उन्होंने खैराबाद कर दिया कि जी अब आप जो चाहें करते रहें। तो वो ये कहते हैं कि जी बस इन चीज़ों को हम नहीं छेड़ सकते। IMF, फिस्कल स्पेस, स्टेट बैंक एंड समटाइम्स सम अदर थिंग्स आल्सो कि जी इसमें तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसमें तो वो नाराज़ हो जाएगा। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, वो तो फिर कोई ना कोई नाराज़ होता ही है ना इसके अंदर। तो फिस्कल स्पेस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मशवरा हमने उनको दिया था और उसके ऊपर हमने काम किया था। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आप कभी आप उनको भी डायरेक्ट बुला लीजिएगा तो बहुत डिटेल में वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आई विल गेट यू इन टच विद सच पीपल। वो क्या उनका फार्मूला क्या उन्होंने बताया कि जी, और वो भी हमने कल भी बहुत एम्फेसाइज किया इस बात के ऊपर। लेकिन वही जो IMF और ये मामलात हैं उसमें कि जी ये कैसे चलेगा, वो ये है कि देखिए सबसे पहली बात और बड़ी बात हमारे लिए ये है, और ये इसको बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए, इसमें कोई देयर इज़ नो डाउट, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट, कि जो अल्लाह और रसूल ने जो निज़ाम हमें माशी निज़ाम दे दिया वो बेहतरीन निज़ाम है। आप उससे जितना दूर जाएंगे उतने प्रॉब्लम होते जाएंगे। तो इसमें जो सूद का मामला है ना, इंटरेस्ट का मामला, उसको तो ख़त्म होना ही है। आपकी शरई अदालत का भी फैसला है, हमारा
तमाम मुसलमानों के ऐसे आप अल्लाह और रसूल से लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम अमेरिका से नहीं लड़ पा रहे तो अल्लाह रसूल से कहाँ लड़ेंगे, या IMF से नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे। उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं, तो अल्लाह रसूल से नहीं हो सकती। तो हमने उनको बताया कि जी चले आप स्टेप वाइज अप्रोच करें, और उन्होंने भी ये कहा, शरीय अदालत ने ये कहा हम एकदम नहीं ख़त्म करना चाहते, अगर कर सकते हैं करते हैं, लेकिन आप स्टेप वाइज करें तो उसमें क्या होगा कि फिजिकल स्पेस आपकी पैदा होगी। मिसाल के तौर पे 19.5 से आप अगर 15 पे ले जाएं तो आपके आधे तो मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सर, और उसका फिर तरीका भी बताया हमने कि अगर IMF जी और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको फिर जहमत दें और इस मामले पर हम मज़ीद डिटेल से बात करें, चूँकि अभी ये धरना आपका मौखर हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह डिस्कशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बहुत शुक्रिया फराज साहब, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। मौला बख्श शांडियो साहब और अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन एक्ट बन चुका है, चूँकि सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से उस पर दस्तखत कर दिए गए। कौमी असम्बली और सेनेट से ये जिन हालात में मंजूर हुआ वो सारे मनाजिर अभी भी आपकी यादाश्तों में ताज़ा होंगे, चूँकि अपोजिशन ने इस पर भरपूर एहतजाज किया, और न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि इसकी मंजूरी के बाद अगले ही रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुँची और वहाँ पर इसको चैलेंज किया हुआ है। अब इसकी जो अपोजिशन की जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर वो क्या हैं, और हुकूमत क्यों इतनी जल्दबाजी में इसको मंजूर करके और इसका इतलाक़ फिर माजी की तारीखों से करना चाहती है, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मौला बख्श शांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौला बख्श शांडियो साहब, आखिर ये इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत को कि फौरी तौर पर इस कानून में ये तरमीम लाई गई, इसको मंजूर किया गया, और फिर इसका इतलाक़ आप लोग माजी से क्यों करना चाहते हैं? मुझे, क्योंकि मैं तो हुकूमत में शरीक तो नहीं हूँ, न हुकूमत के अंदरूनी फैसलों का मुझे इल्म है, लेकिन जिस किस्म की सियासत में, पार्लियामेंट के मामलात में दूसरे इदारों की मुदाखलत है, उसको मेरा ख्याल है उसका खौफ है जो इतनी जल्दी से मामलात हो रहे हैं। बस ज़्यादा मैं नहीं इस बात कर सकता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये सारा मामला उसके बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं सुप्रीम कोर्ट पे बात नहीं कर सकता, वो बाख्तियार है जो चाहे इंसाफ के मुताबिक फैसले करे, लेकिन फैसले ऐसे हैं कि खुद जजेस साहबान ने इख्तिलाफात किए हैं, मुल्क में उस पर तबसरे चल गए हैं, मीडिया में आप देखिए वो कहते हैं सवालात उठ गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने भी अपनी गेम खेली है, अपने फैसले किए हैं। अब मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि असल मसला है क्या, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आजकल नाराजगी से नहीं, मैं अपने भाई से माफ़ी मांग रहा हूँ, बैठे हैं मेरे साथ, मैं नाराजगी में नहीं हकीकत में कहता हूँ कि इस मुल्क को बहरान से निकालने की जिम्मेदारी इमरान खान साहब की थी, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने इस मुल्क को बहरानों से निकाला नहीं है। दिन ब दिन रोज नए बहरान में उनको मुल्क को मुब्तला किए जा रहे हैं। क्या उनकी मर्जी है, कैसी उनको गारंटी है कि बहरान बढ़ेंगे तो आप दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे? लेकिन मेरा अपना ख्याल है बहरान में बढ़ेंगे और फिर हुकूमत में आएंगे खान साहब, तो वही कुछ करेंगे जो माजी ने किया। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी जो आप मौला बख्श साहब फिक्स कर रहे हैं सिर्फ खान साहब पर, तो ये सिर्फ एज अपोजिशन अभी या पिछली हुकूमत के तौर पर सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी थी, या उस वक्त आप लोग अपोजिशन में थे? नहीं, मैं अर्ज करूं, जब आपको अख्तियार मिल जाए, अगर आप अपोजिशन लीडर हैं तो बहस है अपोजिशन लीडर के, लेकिन अगर आपको हुकूमत मिली है तो पहले आपको करनी चाहिए। अभी आप क्या कहते हैं, लोग हमारे साथ हैं, वो फलाने फार्म वाले हैं, हम उनको नहीं मानेंगे, फलां पार्टी से हम बात नहीं करेंगे, तो बहरान की जिम्मेदारी में किस पे आयद करूं? आप बात नहीं करेंगे तो मसाइल हल कैसे होंगे? दुनिया में तो दुश्मन ममालिक से बात की जाती है, आप बचते हैं, अपने मुल्क में जानी दुश्मन बात करते हैं। तुर्की ने कैसे बहरान हल किया? सही, जिन्होंने उनको उतारा उन्हीं से बात की। अच्छा, वो जो बात नहीं करेंगे वाला आपका पॉइंट अपनी जगह, उसको अगर अलहदा रखें तो 8 फरवरी के जो इंतखाबात जिसमें ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की, तो वो तो पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ धांधली हुई। कादिर मंदूखेल साहब के पास वीडियोज़ हैं और दीगर लोग एतराज़ करते हैं, लाहौर में भी, कराची में भी बड़े एतराज़ात हैं आपको। हाई मैं एतराफ़ कर रहा हूँ और बात कर, मेरी याद में एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पर ये इल्ज़ाम नहीं आयद किए गए हो तो धांधली हुई है, ये नतीजा धांधली का है। हमने देखे बड़े बड़े इलेक्शन, पूरी रिजल्ट चुराई गई,
मियां साहब को अल्लाह जिंदगी दे, उनके दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिली। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान पंजाब में 2 सीटें, ऐसा नहीं था। तो हर इलेक्शन पे इल्जामात लगते हैं, शक शुबात बढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस गुस्से पर पूरे निज़ाम को ही सबूतात किया जाए, पूरे निज़ाम की बसात लपेट दी जाए। ऐसा कोई भी मोहबे वतन हुक्मरान नहीं करता है। ठीक है, तो अहमद ओवैस साहब, ये जो आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल पर, बुनियादी कि आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, क्या आपको ये लगता है इसके नतीजे में आप लोग मखसूस नशस्तों से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाएंगे? वो सीटें एक बार फिर जिन जमातों के पास थीं अभी अदालत के फैसले से पहले, वो इनको वापस मिल जाएंगी? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए कि जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 5-3 की रेशो तो थी ना, जो मेन जजमेंट के ऊपर थी, लेकिन आप उसके साथ 8-3 8-5 की, लेकिन जो पीटीआई को एज ए पॉलिटिकल पार्टी के डिक्लेरेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जिसके खिलाफ ऊपर आए थे, ये 2 चीजों के ऊपर 11-2 की रेशो है। इसलिए ये तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता ना इस बात की हमें कोई है। सवाल ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये एक इतने खतरनाक अंदाज में डिस्पोटिज्म पाकिस्तान में लाया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कि देखिए पाकिस्तान का जो आइन है ना, वो ट्राइकोटोमी के ऊपर बिलीव करता है। उसमें ट्राइकोटोमी ऑफ अथॉरिटी है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। सही। ये 3 वो बड़े पिलर हैं जिनके ऊपर इमारत जो है इस स्टेट की खड़ी है और इंडिपेंडेंट है। ये जुडिशरी की अहमियत सबसे ज्यादा इसलिए है कि जुडिशरी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 188 में पावर ऑफ रिव्यू दे दी है, नजर सानी का अख्तियार दे दिया है कि पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करे जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से लेके कोई भी किसी किस्म की भी कानून साजी हो, उसको रिव्यू करने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है अगर चैलेंज हो जाता है। सही। ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कुरान एंड सुन्ना, जो भी कानून साजी में इससे मुतसादिम होगा तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये एक एडिशन अथॉरिटी है जो आर्टिकल 188 में दी गई है। लेकिन अहमद साहब ये बताइएगा यहाँ पर अब ये मैं बताने लगा ये इसी की बात। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अथॉरिटेटिव जजमेंट दी। यूं समझ लीजिए कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा, 13 जज साहबान जो उस वक्त थे तमाम के तमाम बैठे और बड़ी डेलिब्रेशन के बाद एक जजमेंट आई। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक सिंपल मेजॉरिटी से आपका ख्याल है कि नलीफाई कर किया जा सकता है? ये सुपेरियोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है, अगर ये इस बात का ढोल पीटते हैं तो ये गलत है, हो ही नहीं सकता ऐसे। ये तो कयास हो जाएगा। इस तरह तो होगा कि जो फैसला आपको मंजूर नहीं है हुकूमत को, और हुकूमत जब भी बनती है उसके पास सिंपल मेजॉरिटी तो होती है, तो जाके एक नया कानून बना ले, कहीं जी फारिग हो गया, तो कभी ये तो डिस्पोटिज्म है। ठीक है। ये तो खतरनाक सूरत हाल पैदा की जा रही है। अब अहमद साहब, ये फैसला अदालत से जो भी आया उससे कतई नज़र ये जो कानून साजी हुई है, ये हुई तो आइन और कानून के दायरे में ही है। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इस इलेक्शन एक्ट का मैक्सिमम कितना और क्या फ़ायदा उठा सकती है? नहीं कुछ देखिए, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। एक तरीका है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद ये कानून साजी जब ये करेंगे और करते, तो इनको चाहिए था जो तरीक़ेकार है कि आप पर्सपेक्टिव में जब भी लेजिस्लेशन होती है वो पर्सपेक्टिव होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने ये कर दिया, आइंदा अब ये किया जाएगा। इस फैसले को आप जो है वो पार्लियामेंट के एक मेजॉरिटी वोट के साथ आप नलीफाई नहीं कर सकते। ये तो इसका मतलब है कि आपने अदलिया के निज़ाम को रैप अप कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यही एक ही तरीक़ेकार है कि पर्सपेक्टिव होगा। ये उसको 2017 में लेके जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो उसकी हैसियत ही कोई नहीं, अब नया कानून साज बन के। कभी ऐसे भी कानून बने हैं क्योंकि ये बैठे हुए इसके अंदर जो बैठे हुए हैं, जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बिलखसूस, ये डेस्पोटिक ज़हन के लोग हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या किया था? इस कदर खतरनाक हमला किया था कि जजेस जो हैं
वो अपनी जूतियां छोड़ के भाग गए थे, उनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी और अदालत के कमरे तोड़ दिए थे इन्होंने। ठीक है, तो इनसे आप कहेंगे कि ये खुद खैर की तवक्को रखेंगे? ये तो, और फिर आपने देखिए ये कहते हैं कि ये हमने बहुत बड़ी नुकसान कर गए थे इमरान खान, हमने बड़ा कुछ किया। आपने देखा कि 16 महीने की इनकी हुकूमत आई पीडीएम की जी। और शायद खाकान अब्बासी जो इन्हीं के वजीर आजम रहे हुए हैं नून लीग के, ये नहीं कि आज कहा, जब वो इनकी हुकूमत में शामिल थे उन्होंने उस वक्त बाकायदा टीवी पे आके कहा कि इन्होंने जब आटा बांटा शहबाज शरीफ ने, तो आटा बांटने में 20 बिलियन रुपीस का हेराफेरी कर गए। अच्छा, ये स्टेटमेंट है जिसको आज तक रिफ्यूज नहीं कर सके, ये चले वो रिपोर्ट नहीं कर सके। ये जब मौजूद थे, वो तो जब पावर में थे, पार्टी के अंदर थे, उस वक्त उनको ये बात करनी चाहिए थी। बाहर आके तो फिर सभी इस तरह की उसी वक्त की उन्होंने। अच्छा, उसी वक्त की, बीच में थे वो। अच्छा, चलें जरा आप साथ ही मौजूद रहेगा। मौला बख्श शांडियो साहब, ये आप तवक्को ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के साथ मिल बैठे, जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है पॉलिटिक्स में हमारी, ये ख़त्म हो, लेकिन फिर जब कोई कानून साजी आपको करनी है तो उसमें भी तो इनको एतमाद में लेना पड़ेगा, जिस पर इनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी आपको सुनना पड़ेगा, कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। इस तरह अगर आप लोग वन साइडेड डिसीजन लेते रहेंगे तो फिर ये रिएक्ट तो करेंगे, ये रेजिस्टेंस तो अपनी शो करेंगे। ये आपकी दुरुस्त बात है, ये आपकी दुरुस्त बात है, इनको लेना चाहिए एतमाद में, लेकिन एतमाद में उनको लिया जाता है जो एतमाद लाने को तैयार हो, जो बातचीत का आगाज ही करे और उधर से आज़ान देना शुरू कर दें, हमें पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, हमने इस फार्म वालों के हुक्मरानों से बात नहीं करी, इन जाली मुंतखब लोगों से बात, तो किससे बात करोगे? फिर वो भी खुद बता देते हैं, दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं अपने मकतब के फिक्र का और मुक़द्दस किताब का, दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने उनसे बात करनी है जिनके अख्तियार है, जिनके हाथ में अख्तियार है, जो हकीकी हुक्मरान है। ये क्या बात करते हैं? ये सियासतदान ऐसी बात करते हैं, जमहूरी लोग ऐसी बात करते हैं, इनकलाबी लोग ऐसी बात करते हैं, अवाम में तब्दीली लाने, निज़ाम को बेहतर बनाने वाले ऐसी बात करते हैं। आपको बात पार्टियों की करनी चाहिए, कितनी भी नाराजगी हो, मुल्क को बहरान से निकालना है तो सियासी पार्टियों को बिठाना है। हमारे पास, मेरे पास तो मिसाल है, हम राजी नहीं थे। मियाँ साहब ने जब पेशावर पब्लिक स्कूल वाली बात हुई, हम राजी न थे कि मिलिट्री कोर्ट्स बने, ये बने, वो बने, लेकिन आप देखें मुल्क की सलामती की खातिर, लोगों की खुशहाली की खातिर, लोगों का एतमाद राजी तो ये भी हैं, वो कह रहे हैं कि आप फिर 9 मई पर और 8 फरवरी पर जुडिशल कमीशन बना दें, आप उनके जो इजाफी या गैर ज़रूरी केसेस जो इनके लोगों पर बने हुए हैं उनको ख़त्म कर दें, तो एक कमीशन बना दें। मैं स्पेशली जो खवातीन हैं उनको तो रिहा कर देना चाहिए, कोई शक नहीं है, मां सवाए इसके कि किसी पे कोई संगीन इल्जाम है, क्योंकि अगर सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हमला होता तो मिलिट्री बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होती। सही, कोई नहीं कहता कि ये केस मिलिट्री में जाने चाहिए, लेकिन आपने फौजी तरतीबात पर हमले किए। आप समझते हैं पाकिस्तान में एक फौजी पर भी हमला नहीं किया जा सकता, कितना ही संगीन मामला हो। इन्होंने कोर हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जरूर इदारे तो उठेंगे, आप कोर कमांडर के घर पे हमला करोगे, आप बताएं कैसे पाकिस्तान चलेगा? तो चांडियो साहब, फिर ये दो अब जो 1 साल और 4 माह गुजर चुके हैं, 16 माह तक फिर फैसला भी तो नहीं हो पा रहे ना, एक मंतकी इंजाम तक मामले को पहुंचाएं। आप 2 जुमले सुन लें मेरे। पाकिस्तान में 2 इदारे ऐसे हैं, एक अफवाज पाकिस्तान, एक अदलिया, बिल्कुल, जिसका सब लोग ना चाहते हुए भी एहतराम करते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों इदारों को खराब किया है। आप देखें चांडियो साहब, ये अगर आप अदलिया के फैसलों का आप लोग एहतराम करते हैं तो फिर ये इलेक्शन एक्ट के जरिए जो कुछ आप लोग करने जा रहे हैं तो वो उनके फैसलों पर रेजिस्टेंस ही है ना, फिर ये किस तरह का एहतराम है? फिर तो आप फैसले को मेरे तस्लीम करें। तो आपको भी पार्लियामेंट को तस्लीम करना होगा ना। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि सबसे सुप्रीम फलां जगह है? कोई जगह नहीं है। पूरी दुनिया के मुल्कों में पार्लियामेंट बालातर होती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट आइन बनाती है। आप आइन को दोबारा लिखते हैं, उसमें पार्लियामेंट का कोई हिस्सा नहीं है, ऐसे कैसे मुमकिन है? पार्लियामेंट से बढ़कर कोई नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। आप भी पार्लियामेंट का एहतराम करें। आप आए दिन पार्लियामेंट के खिलाफ जाते हैं, जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, पार्लियामेंट अपनी अफवादियत हो चुकी है, पार्लियामेंट यूं कर रही है, पार्लियामेंट यूं, तो फिर ये मामला गड़बड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, सच्चा पाकिस्तानी, कौम परस्त पाकिस्तानी बनकर
हम अपने इदारों का भी तकद्दुस माने, अपने लोगों के हुकूक को भी तस्लीम कर ले, अपोजिशन की आवाज को भी अहमियत दे। देखिए मसाला हो जाएंगे। अच्छा। आप तो एक हटदर्मी से खड़े हो गए हैं, इनसे नहीं, मैं उनसे ही। भाई वो उंगली चली गई, ठीक अब है, ऐसी उंगली चलें। कम से कम नहीं है। ठीक है, अब अहमद साहब ये बात तो इन्हीं सियासी जमातों से ही करनी पड़ेगी ना, यही इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, जो भी आपके मुतालबात हैं उसमें एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम ये पीछे हटेंगे, तो ही वो दरमियानी रास्ता निकलेगा। जी मैं आपको बताऊं कि चांडिया साहब ने जो कुछ गुफ्तगू अब तक की है ना, इनकी गुड इंटेंशन से कोई इख्तलाफ नहीं है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो जो बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि जब बातचीत के लिए एक ग्राउंड जो है ना तैयार की जाती है। आपको अगर आप पीछे चले जाइए, जब 1977 में भुट्टो साहब के इलेक्शन के ऊपर हंगामे हुए थे और बढ़ गए बहुत हंगामे, तो किसने ऑफर किया था? एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भुट्टो साहब ने नेगोशिएशन के लिए ऑफर किया था, हाथ बढ़ाया था, TOR बनाई थी और फिर बैठे थे गुफ्तगू के लिए। सही। दोनों टीमें बनी थी। इसी तरह से अब जहां पे अब क्या सूरत है कि एक सांस में वो कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, आए हम तो तैयार हैं, हम बात करते हैं, अगले ही सांस कहते हैं कि इनके ऊपर तो बैन लग जाना चाहिए और हमने फैसला कर लिया कि इनको हम पार्टी को बैन कर रहे हैं। सही। क्या ये इसको अंदाज़े गुफ्तगू कहते हैं ना, कि तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? ये खुद तो सीखें कि किस तरह से अगर पार्लियामेंट में सियासत की जुबान क्या होती है। सही। अब ये तजाद क्यों मौजूद है, इस पर हम ज़ाहिर कोशिश वाले दिनों में मजीद भी राय जान सकें, हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस पर ले सकें। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, मौला बख्श चांडिया साहब हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।